हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व किया करिए। आप लोग जब ना हो पाए तब वीडियो देखा करिए। नीचे दिखाए विभिन्न प्रकार के जनरेटर्स के नाम लिखो। ये 3 फिगर हैं, 1 2 3। तीनों फिगर्स में तीनों फिगर कौन कौन से जनरेटर को प्रदर्शित कर रहे हैं, यही आपको बताना है। तो चलिए पहले फिगर को देखिए। सब में आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर है, इसमें फील्ड वाइंडिंग कहीं नहीं दिख रही है। आर्मेचर के बाद डायरेक्ट सप्लाई है प्लस माइनस, ठीक ना। इसमें आर्मेचर है, आर्मेचर के बाद ये फील्ड वाइंडिंग लगी है। इसमें आर्मेचर है, यहाँ फील्ड वाइंडिंग लगी है। तो ये फील्ड वाइंडिंग आपको दिख रही है, आर्मेचर के पैरेलल में लगी है। ये फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ लगा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ लगा हुआ है, अर्थात आर्मेचर के पैरेलल में। तो यह शंट फील्ड होगी, ये FSH हम नाम देंगे। और यह आर्मेचर के श्रेणी में लगी है, इसको हम FSE नाम देंगे, अर्थात सीरीज फील्ड। तो ये हो गया सीरीज जनरेटर, ये हो गया शंट जनरेटर। और ये वाला ना तो सीरीज है ना शंट है। यह जो है, इसकी फील्ड वाइंडिंग देखिए यहाँ लगी हुई है, ये F केवल लिख सकते हैं आप, क्योंकि सीरीज या शंट का नाम तब पड़ता है जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ी जाती है, तब हम बोलते हैं सीरीज जनरेटर। और जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ी जाती है, तब हम बोलते हैं शंट जनरेटर। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग ना तो आर्मेचर के श्रेणी में है और ना ही समानांतर में है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग बाहर लगी हुई है, और जो कि ये 2 बैटरी हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो बैटरी के द्वारा ये फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा गया है। अर्थात यह जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर नहीं है, यह एक प्रकार का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका पहले वाले का नाम सेपरेटली एक्साइटेड, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। और इसमें आएंगे आप तो सीरीज जनरेटर है, लेकिन क्योंकि आर्मेचर के साथ ये फील्ड जुड़ी हुई है, इसलिए यह जो है सेल्फ एक्साइटेड होगा। सेल्फ एक्साइटेड हिंदी में अगर लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। और गलत लिख दिया ना, सेल्फ एक्साइटेड डीसी, यहां पर और लिखना था डीसी सीरीज जनरेटर। चलिए इस वाले में आइए। तो ये शंट जनरेटर है, साफ साफ दिख रहा है, लिख देंगे आप सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर। चलिए हो गया ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने डिस्प्ले होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। इसको देखिए ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। तो लीजिए 3 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हो गए हैं। पहला ऑप्शन है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये इंग्लिश वर्ड है, लिखा गया है डायनामिकली इंड्यूस्ड, ये पूरा इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में इसका मतलब होगा गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका हिंदी होगा स्थितिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तीसरा है केमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, या लिख सकते हैं रासायनिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। हिंदी भी हमने लिख दिया। तो उपरोक्त फिगर में आप देख रहे हैं कि यह आर्मेचर है। आर्मेचर के घुमाव की दिशा भी दिया गया है DOR का मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अर्थात घूर्णन की दिशा। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर रखा गया है और आर्मेचर क्लॉकवाइज घूम भी रहा है। तो जब आर्मेचर घूम रहा है और इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखाओं को काट रहा है, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, तो आर्मेचर के घूमने के कारण जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वह डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में आएगा, अर्थात गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल में आएगा। यानी कि आर्मेचर की गति के कारण विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा पॉइंट आता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली का मतलब हो गया स्थितिजन्य, अर्थात इसमें इस तरह से उत्पन्न विद्युत वाहक बल में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, अर्थात कोई चीज घूमने वाला नहीं होगा, फिर भी विद्युत वाहक बल का उत्पादन होगा। कैसे होता है? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस पर सप्लाई हम लगाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली रूप से प्राइमरी से कनेक्ट नहीं होती है, फिर भी सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस तरह से उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। यहाँ यह भी आप जान लीजिए कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी सप्लाई में होगा और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका एसी और डीसी दोनों में हो सकता है। अच्छा, सी वाला ऑप्शन है केमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अर्थात रासायनिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा बैटरी में। बैटरी में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को
डिस्प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है। एक 4 ध्रुव 25 किलोवाट 200 वोल्ट के तरंग योजक डीसी उपमार्ग जनित्र में प्रत्येक समांतर पथ में विद्युत प्रवाह होगा। तो तरंग योजक का मतलब हो गया आपका वेव कनेक्टेड। कौन सा? वेव कनेक्टेड। वेव कनेक्टेड मतलब इसमें वेव वाइंडिंग किया गया है। और डीसी उपमार्ग मतलब यह है संट जनरेटर है। तो ये हमने आर्मेचर ले लिया, ये कार्बन ब्रश लगा लिया, और संट जनरेटर है तो ये संट फील्ड बना लिया, और इसको आर्मेचर के साथ संट फील्ड को जोड़ दिया। ये टर्मिनल पॉइंट होगा, यहां से फिर लोड को भी सप्लाई जाएगी। और पूछ रहा है कि प्रत्येक समांतर पथ में विद्युत प्रवाह क्या होगा प्रत्येक समांतर पथ में। तो आपको एक फार्मूला बताया था शुरुआत में थ्योरी पढ़ाते समय, E बराबर फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी बाई ए, जहां पर ए बराबर बताया गया था पैरेलल पाथ आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, PARALL पैरेलल पाथ। तो अगर बताया गया था कि वेव वाउंड है, अगर वेव वाउंड है तो क्या होता है ए बराबर 2, और अगर लैप वाउंड है, अगर आर्मेचर हमारा लैप वाउंड है तो ए बराबर होता है पी। जितने पोल होते हैं उतने ही आर्मेचर में समानांतर पथ होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि प्रत्येक समानांतर पथ में विद्युत प्रवाह होगा, कितना विद्युत प्रवाह होगा। तो पहले ये देख लीजिए कितना समानांतर पथ होगा इसमें, क्योंकि वेव वाइंडिंग तरंग योजक यानी कि वेव कनेक्टेड है तो इसमें 2 समानांतर पथ होंगे। वेव वाइंडिंग के लिए ए बराबर 2 होता है, फिक्स होता है, याद कर लीजिए इसको। अब आइए निकाला जाए कि कुल करंट कितना लोड को जा रहा है, इस लोड को जाने वाला टोटल करंट कितना होगा। लोड कितना दिया गया है 25 किलोवाट का लोड हमारे पास है, लोड इक्वल टू 25 किलोवाट, अर्थात इस जनरेटर की जो क्षमता है वह 25 किलोवाट की है, ऐसा मान के हम लगाएंगे। तो पावर P बराबर होता है V इंटू आई बी टी इंटू आई एल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज इंटू लाइन करंट। टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया है, यहां पर आप लिख सकते हैं वी टी इक्वल टू 200 वोल्ट, लिखा है ना 200 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट है, पावर दिया गया है 25 किलोवाट, तो यहां आप लिख दीजिए 25 गुणे 1000 कर देंगे तो किलोवाट से वाट में बदल जाएगा, बराबर टर्मिनल वोल्टेज हो गया आपका 200 गुणे आई एल, यानी कि ये जो लोड है इसकी तरफ जाने वाला करंट हमने मान लिया ये आई एल है। तो आई एल इक्वल टू हो गया 25,000 बटा 200, 250 भागे 2 इक्वल टू 125 एम्पियर आ गया। इस लोड की तरफ जाने वाला करंट 125 एम्पियर आया, ठीक ना। तो आर्मेचर में समानांतर पथ कितने हैं 2, क्योंकि आर्मेचर वेव वाउंड है, तो इसलिए प्रत्येक समानांतर पथ में कितना करंट बहेगी, कुल करंट आ गया 125 एम्पियर। संट को नहीं जोड़ेंगे, संट में जो करंट बह रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा का करंट नहीं बहता है, इसको इग्नोर कर देंगे। लोड की तरफ जाने वाला जितना करंट है उसी को हम गणना में शामिल करेंगे। तो 125 एम्पियर की करंट लोड की तरफ जा रही है और आर्मेचर हमारा वेव वाउंड है,
तो इसलिए आर्मेचर में 2 समानांतर पथ होंगे, इसलिए प्रत्येक समानांतर पथ में या एक समानांतर पथ में बहने वाला विद्युत प्रवाह कितना हो जाएगा, 125 भागे 2 बराबर 6 दूना 12, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 1 5, 10 5 10, 62.5 एम्पियर का करंट एक समानांतर पथ से फ्लो होगा, एक पैरेलल पाथ से फ्लो होगा। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आंसर हमारा ए सही है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखिए ध्यान से। ऊपर दिखाए गए चित्र में बड़े और छोटे पोल के नाम लिखें तथा छोटे पोल की पोलरिटी भी बताएं। ये 2 पोल दिख रहे हैं जो कि बड़े हैं आकार में, ये दोनों, और ये 2 पोल दिख रहे हैं जो कि आकार में थोड़ा छोटे हैं। तो इसी को छोटा पोल बोल रहा है इन दोनों को, और इन दोनों को बड़ा पोल। तो जो बड़े पोल होते हैं इनको हम कहते हैं मेन पोल, अर्थात इसका आंसर हम क्या देंगे कि n डैश s इजकल टू हो जाएगा हमारा मेन पोल, और दूसरा 1 2 ये क्या हो जाएगा 1 and 2 इजकल टू इंटरपोल। पढ़ाया गया है थ्योरी में आपको अच्छे से। अब इंटरपोल की जो पोलरिटी होती है वह अपने आगे आने वाले पोल के समान होती है। अगर इस इंटरपोल की पोलरिटी की बात किया जाए तो इस इंटरपोल के आगे आने वाला मेन पोल यह है, इसलिए इसकी पोलरिटी इसके समान होगी, अर्थात यह 1 नंबर जो है हमारा यस पोल बनेगा, और 2 नंबर हमारा क्या बनेगा, 2 नंबर के आगे आने वाला पोल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये दिया गया है, यहाँ देखिए DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो इसके आगे 2 नंबर के आगे वाला पोल n है, तो अर्थात 2 नंबर की पोलरिटी n होगी, n पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हाजिर है, इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। सर्किट डायग्राम के अनुसार सही उत्तर दें। सर्किट डायग्राम देखिए, उसके अनुसार सही ऑप्शन देना है आपको। 1 A B C कौन सा सही है। इसमें AR आपका आर्मेचर है, आर्मेचर से जो करंट चल रही है वो है IA। करंट IA 2 भागों में बढ़ जा रही है, एक भाग ISH, एक भाग IL, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ISH इजिकल हम लिख सकते हैं IA इजिकल टू ISH प्लस IL, क्योंकि यही आर्मेचर करंट यहाँ पर पहुंचने के बाद 2 पार्ट में बढ़ रही है, एक पार्ट इधर आ रहा है, एक पार्ट इधर आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया कि IA इजिकल टू ISH प्लस IL। अब आपको एक एक निकालना है, इसमें ऑप्शन में भी है ISH है, IL है, IA है, तीनों करंट का मान देखना है, आपको निकालना है, जो आंसर सही हो उस पर टिक करना है। तो IA निकालने के लिए सबसे पहले आपको ISH निकालना पड़ेगा और IL निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक निकालते हैं हम लोग। ISH निकाल लेते हैं। तो ISH निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, ISH इज इक्वल टू VSH अपान RSH, या इस काम करते हैं ना, इसी में रखते हुए चलते हैं, सब कुछ निकल जाएगा अपने आप। ये जो फार्मूला लिखा है इसी को एक्सप्लोर करते चलते हैं, यानी कि बड़ा करते चलते हैं, इसी में हो जाएगा। तो IA इजकल टू ISH को हम लिख सकते हैं VSH अपान RSH प्लस IL को लिख सकते हैं हम लोग, IL के लिए तो फिर अलग से निकालना पड़ेगा, IL का फार्मूला इस तरह से नहीं आएगा। तो चलो IL के लिए ना पावर, क्योंकि दिया गया है लोड 3.3 किलोवाट का, तो ये वाला फार्मूला इसके लिए लगाना पड़ेगा, P बराबर VI वाला। तो यहाँ पर हम I को IL लिख देंगे,
तो आई एल इज इक्वल टू पी अपान वी, ऐसे यहाँ पर पी अपान वी बराबर वी एस एच संट फील्ड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ और यहाँ पर, वो आपका वी एस एच है। वोल्टेज कितना दिया गया 220 वोल्ट, कहाँ पर है लोड के क्रॉस, अर्थात ये टर्मिनल पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। इसको आप बी टी लिख सकते हैं, बी टी इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारा बी एस एच सन फील्ड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा 220 होगा बटा आर एस एच आपका दिया गया है 440 प्लस पावर दिया गया है 3.3 किलोवाट। तो इसको आप जो है 3.3 इंटू 1000 कर देंगे तो वाट में बदल जाएगा, और बटा वोल्टेज आपका हो गया यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज वी टी कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज वी टी इसके क्रॉस 220 वोल्ट 200। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, सारे आंसर आपको निकल के आ जाएंगे। तो ये कट गया, ये कट गया, और ये आ गया 1/2 22 दूना 144 1/2 प्लस ये निकल के आ जाएगा 3300, एक दशमलव से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, बचेगा 220। अब ये जीरो उड़ा दिया हमने तो बचा ये हो गया 0.5 प्लस, और 11 से काट देते हैं तो 11 यहाँ 33 यानी कि हो गया 30/11 दूना 22। फिर आगे इसको और काट देते हैं हम लोग इधर, .5 प्लस 30/2 हो गया कितना 15। तो सब चीजें आपको निकल के आ गई। आई ए कितना निकल के आ जाएगा, ये 15.5 एम्पियर। आइए आपका 15.5 एम्पियर आ गया। किसी में देखिए आइए 15.5 एम्पियर है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी में आइए 15.5 एम्पियर। और चीजें मिला लीजिए, आइए लोड करंट आपका 15 एम्पियर है, ये आ गया 15 एम्पियर लोड करंट, और शंट फील्ड का करंट आ गया आई एस एच आपका 0.5 एम्पियर। देखिए आप में भी निकला है 0.5 एम्पियर, यहाँ पे ये 0.5 एम्पियर जो यहाँ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ये सर्किट डायग्राम के अनुसार सही उत्तर दें। सर्किट डायग्राम देखिए, इसके अनुसार क्या देना है, आई ए इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई एल। क्यों ऐसा लिखा है, सब कुछ बराबर, आई ए इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई एल, क्योंकि यह डीसी सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर में क्या है, ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 0.1 ओम, और इसी के सीरीज में ये सीरीज फील्ड लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आर एस सी इक्वल टू 0.2 ओम, और ये लोड लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 20.7 ओम, और वोल्टेज है लोड के अक्रॉस 210 वोल्ट। ठीक, सीरीज में होने से क्या होता है, आर्मेचर सीरीज फील्ड लोड तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो करंट बहेगी आई ए आर्मेचर की करंट वही सीरीज फील्ड की करंट होगी, वही लोड की करंट होगी। आई ए इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई एल, क्योंकि हम सबको पता है श्रेणी क्रम में करंट समान होता है। अच्छा, तो बराबर क्या निकलेगा ये पूछ रहा है, आई ए इक्वल टू आई एस सी इक्वल टू आई एल कितना एम्पियर आएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले बस फार्मूला यही लगाना है, B बराबर आई आर वाला। तो I बराबर आपको मिल जाएगा V अपान आर, यानी कि वोल्टेज आपको कितना लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 210 वोल्ट पता ही है, यहाँ 210 ऐसे रख सकते हैं, बटा रेजिस्टेंस कितना है, ये किसका रेजिस्टेंस, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका आर ए का हो जाएगा 0.1 ओम प्लस आर एस सी का 0.2 ओम प्लस लोड का रेजिस्टेंस 20.7 ओम। तो जब इसको जोड़ेंगे ये हो गया 210 बटा ये हो जाएगा 21 21 दशमलव
7 21, टोटल 21 हो गया। 21 से भाग देंगे हो जाएगा ये 10 एम्पियर। यानी कि क्या निकला आपको, IA इजकल टू ISC इजकल टू IL क्या निकल के आ गया, 10 एम्पियर। आंसर देखिए कोई है बी वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। बस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल निकाल लीजिए, वोल्टेज पता ही है सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो बस आप करंट निकाल सकते हैं, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और तीनों में करंट सेम होगा, यानी कि लोड में और सीरीज फील्ड में और रेजिस्टेंस आर्मेचर में, तीनों में करंट सेम फ्लो होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। डीसी जनित्र में क्षतिपूरक वाइंडिंग को डैश 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 पर रखा जाता है। क्षतिपूरक वाइंडिंग। अब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ अगर क्वेश्चन का मतलब आपको समझा दूं तो मुझे लगता है फिर आंसर आप कर ले जाएंगे। क्षतिपूरक वाइंडिंग, डीसी जनित्र में क्षतिपूरक वाइंडिंग को डैश 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 पर रखा जाता है। क्षतिपूरक वाइंडिंग को मतलब कहां पर रखा जाता है। क्षतिपूरक वाइंडिंग का हिंदी, ये हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश हो जाएगा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को क्षतिपूरक वाइंडिंग कहते हैं। आपको जब थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ाया जा रहा था उस समय आर्मेचर रिएक्शन वाले टॉपिक में बताया गया था कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। विचुंबकन प्रभाव को यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को लगाया जाता है। तो अभी यह पूछ रहा है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को रखा कहां पर जाता है। तो थ्योरेटिकल सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को मेन पोल पर ही लपेटा जाता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को मेन पोल पर ही लपेटा जाता है। जैसा कि अगर मैं मान लूं ये हमारा मेन पोल हो गया, तो ये N हो गया, S हो गया, तो इसी के ऊपर पहले क्या होता है, सीरीज फील्ड लगती है, फिर उसके ऊपर शंट फील्ड लगती है, फिर उसके ऊपर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी लपेट दिया जाता है। बस कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि इसमें होने वाला विद्युत धारा प्रवाह आर्मेचर के विपरीत दिशा में होता है। अब क्वेश्चन पे आइए, फालतू वाली चीजें छोड़ देते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को कहां पर रखा जाता है, तो मेन पोल पर रखा जाता है, इसी मेन पोल पे लगाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन झिरी में आर्मेचर, मतलब झिरी मतलब छेद, ठीक है, आर्मेचर के छेद में यानी कि आर्मेचर के स्लॉटों में नहीं। अंतर्ध्रुवीय दूरी में योग पर, अंतर्ध्रुवीय दूरी मतलब दो ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी में योग के ऊपर, योग मतलब बॉडी के ऊपर, ये भी नहीं होता। ध्रुव चेहरों में योग पर, ध्रुव चेहरा का मतलब यही पोल फेस, ये जो पोल है इसी को बोला जाता है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन पोल फेस बोला जाता है, इसको पोल फेस। तो कुल मिला के आप ये ध्रुव चेहरा का मतलब आप समझ जाइए कि ये पोल की बात कर रहा है। तो पोल के ऊपर ही क्षतिपूरक वाइंडिंग को लगाया जाता है। तो डीसी जनित्र में क्षतिपूरक वाइंडिंग को ध्रुव चेहरों में योग पर रखा जाता है। ध्रुव चेहरों में योग पर, योग मतलब बॉडी, इसी योग से ही कनेक्ट होता है पोल फेस, और उसी पोल फेस के ऊपर लगाया जाता है इस वाइंडिंग को। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने भर का समय नहीं है, आधे घंटे की क्लास पूरी होने वाली है, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकती है। तो आधे घंटे पूरे होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अगर हमने अच्छा पढ़ाया है और आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा हो, तो मैं लाइक और शेयर का हकदार जरूर बनता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।